हरिओम। कला का आस्वाद तो हम ले ही रहे हैं, अब कला संवाद होगा। ये सेशन है आर्ट टॉक का, और कल जिनकी कला का हमने आस्वाद लिया, पद्मश्री पंडित विजय घाटे जी हमारे साथ उपस्थित है फिर से एक बार। उनकी कला का परिचय तबला वादन से हुआ ही है, लेकिन उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस चलती है, इस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो कष्ट किए हैं, ये जर्नी कैसे रही, ये सब बातें हम जान लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस कला संवाद या आर्ट टॉक का आयोजन हम करते हैं। हर साल हर नाद बिंदु फेस्टिवल में 2 आर्ट टॉक्स होते हैं। इस बार ये पहला आर्ट टॉक है जो पंडित जी करेंगे, और दूसरा आर्ट टॉक श्रीमती रमा भारद्वाज जी लेंगी। पंडित जी की तबला वादन का हमने आस्वाद लिया ही है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आज भी उनके सामने तबला हमें दिख रहा है, तो हम आशा करते हैं कि आज भी हमें कुछ सुनने मिले। कल का संवाद ज़्यादातर नादमय संवाद था, ताल संवाद था। आज का संवाद ज़्यादातर शब्दमय संवाद होगा, लेकिन नादमय संवाद की भी थोड़ी अपेक्षा करते हैं हम। पंडित जी से बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए हमारे अपने श्री हिमांशु भैया है, श्री हिमांशु नंदा जी, प्रख्यात बांसुरी वादक। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के आप सीनियर डिसेपल हैं, और चिन्मय नाद बिंदु गुरुकुल के आप विजन डायरेक्टर हैं। अभी आप फुल टाइम अमृता यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक में पीएचडी कर रहे हैं। एक आर्टिस्ट से जो कला का गुह्य होता है, वो जानने के लिए भी, वो बात निकलवाने के लिए उतना ही तैयार कलाकार चाहिए। वो जगह हिमांशु भैया अभी निभा रहे हैं। लहरे पर श्री श्रीराम हसबनीस जी हैं, उनका स्वागत करते हैं। आप एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व है। आप पंडित तुलसीदास बोरकर जी के शागिर्द हैं हारमोनियम वादन में। साथ ही साथ आप बहुत अच्छे फाइन आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, यह भी हम जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके आगे मैं बोलता हूँ, विनंती करता हूँ हिमांशु भैया कंटिन्यू करें। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। ये जो हमारे स्वप्निल भैया है ना, इतने शुद्ध हिंदी बोले, अभी मुझे घबराहट हो रही है थोड़ी। आप सबको प्रणाम करके, विजय भैया प्रणाम, इस संवाद का प्रारंभ करते हैं। जब हम कला को देखते हैं, हमारी भारत की जो संगीत की परंपरा है, अनेक समय ऐसी सोच आती है, कितनी ब्यूटीफुल है ये, कि अपने परंपरा को चलाने के लिए वो कला कलाकार को ढूंढ लेती है। उसको खुद को, जो ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन वो खुद अपने आप मेंटेन करती है, वो अपने आप चलाती है, और ऐसे लोगों के ऊपर इतनी हावी हो जाती है वो, कि जिनके ऊपर हावी हो गई तो उनकी तो गई, उनको कुछ दूसरा सोचता ही नहीं है। वो अपने जीवन, अपने पूरा प्राण, अपने पूरे व्यक्तित्व उस कला को समर्पण करते हैं। और ऐसे ही एक अति विशिष्ट कलाकार हमारे साथ हैं। बड़े प्रेम से मैं पंडित जी बुलाता था, तो बोले क्या है हिमांशु, क्या है ये? भैया बुला, वो ठीक है। तो हमारे प्यारे विजय भैया, आपका स्वागत है। हमेशा ठीक। कल विजय भैया ने पूछा, अरे हिमांशु कल क्या होने वाला है? मैं बोला भैया मुझे भी पता नहीं। सो हम लोग कुछ प्लान करके कुछ करते हैं ना, कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। सो वी थॉट कि लेट इट बी इंट्यूटिव, कि जो आते हैं हम अपने अपने जीवन में जो देखते हैं वो करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं, थोड़ी बात करते हैं। सुबह गुरुजी के टॉक के लिए आ रहा था, सडनली एक गाना मेरे मन में आया। डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू सिंग।
So the song is, I'm sure everybody knows that song. हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें. आज हमने सोचा कि इसके ऊपर चलते हैं. एक कलाकार जो है वो जब रियाज करने के लिए बैठता है, उसका हमेशा कभी कभी प्रारंभ में लगता है कि यार ऐसा बजाऊंगा ना तो पूरा मेरे तो फ़ैन बनेंगे. लेकिन जब रियाज करने के लिए बैठते हैं, मन बोलता है उठ जा, थोड़ा चाय पी ले, थोड़ा खाना खा ले, है ना. उसी समय वो कलाकार अपने मन को जय करता है, और जो कलाकार जय कर लेता है वो विजय बन ही जाता है. ये हमारी जो भारत की कला की परंपरा है, ये ऐसी है कि हमेशा कलाकार अपने मन को पहले विजय करता है और दूसरों की जय क्या करता है. दैट्स द ऑडियंस हार्ट, राइट. जो श्रोता हैं उनके हृदय को जय करता है. सो ये मन के ऊपर विजय और हृदय के ऊपर जय जो है वो भाव परंपरा है. Like that's the aesthetics and the beauty of Indian classical music. The entire classical music of this country, of this nation, is based on the bhava, surrender, bhakti, and that's why when you see the tradition since thousands of years, you find the trace of the same tradition continuing in this nation, and that is what the Bharat is, the Indian knowledge tradition. थोड़ा कभी कभी ज़्यादा बोल लेता हूँ सर, भावुक हो जाना. विजय भैया जी, आज सुबह हम दोनों बात कर रहे थे कि आप जब बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, तो आपने तबला को कैसा चुना? आपने ऐसा क्या मन लग गया कि ये मुझे बस यही करना है आपको? एक्चुअली ऐसा कह सकते हैं कि तबले ने मुझे चुना. अच्छा. क्योंकि एक पहले बात मैं क्लियर कर दूं कि वो किसी ने कहा है, पता नहीं महापुरुष ने कहा है क्या, कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है. तो मुझे बजवा आप कितना भी लीजिए, मुझे डर नहीं है, लेकिन बातचीत से थोड़ा मैं तो मैं बहुत छोटा था. कल स्वप्निल जी ने भी जिक्र किया, जब मुझे सोलो शुरू होने के पहले मैं 2-2.5 साल का था, तो मेरी माँ कुछ काम, घर के काम चल रहे थे, तो वो काम करते करते वो गाना गाते हैं. जो मतलब घर की गृहिणियाँ हैं उनको भी नहीं मालूम रहता कि वो गाना गा रही. तो वो एक मराठी का गाना था, मी पतंग तू दोरा, बरोबर ना, मंजूषा है ना ऐसा गाना. तो वो अपना गा रही थी, तो मैं छोटा सा 2.5 साल का, तो वो मी पतंग तू दो, ऐसा वो गाना. तो दोरा सम आता था, तो मैं वो ऐसा करता था. तो ऐसा बहुत बार हुआ, तो फिर माँ का ध्यान गया कि ये कुछ कर रहा है, तो फिर उसने फिर वो खेल बना दिया उसको. ये नीचे क्यों जा रहा है, ये मेरा खेल बना. तो इसका उसने मतलब ऐसा खेल शुरू कर दिया. फिर गाने चेंज किए, तो बराबर सम पे मैं उसको, कोई भी गाने पर को मैं सम पे. तो उन्होंने पिताजी को कहा, तो पिताजी को लगा कि सभी माएँ अपने बच्चे को, बोले ऐसा नहीं होता है कुछ. तो वो फिर वो थोड़ा सा ये हो गया. तो फिर इसमें कुछ दिन गए, तो उस टाइम पे स्वे नाम का साबुन आता था, उसके डिब्बे होते थे. तो वो डिब्बे मेरे सामने किसी ने ला के रखे, तो मैंने एकदम प्रॉपर ठेका बजाना शुरू कर दिया गानों के साथ वो डिब्बों पे. तो वो भी बड़ा सब लोगों को मज़ा आया. फिर छोटा तबला बाया आया, तो फिर उसके ऊपर गाने वो कौन सा, वो सावन का महीना, उसके बाद मेरा क्या निखरा निखरा चेहरा. तो ये सब गानों में मैं अपने आप बजाने लग गया. मतलब मुझे ऐसा ना धा तीन तिट इसकी तालीम ऐसी कोई हुई नहीं. और ये गाने जो आप सोचिए 3 साल का बच्चा, मतलब मैं अपनी ये नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आपको फैक्ट बता रहा हूँ.
और उस टाइम पे ऐसा फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं कि 3 साल का बच्चा क्या कर रहा है। तो मैं ये जो 2 गाने कह रहा हूँ इसमें एक खास बात ऐसी है कि एक तो जो है कि वो मैंने कौन सा कहा वो पहला कौन सा बोला था? नहीं वो नहीं, सावन का महीना। तो उसमें क्या है कि वो अनयूजुअल ठेका है और पहले ठेका लगता नहीं है। वो जियारा रे जू मेरे से दनमा नाचे धिकते तादाकते 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 ना धिकते तादा, ऐसा ठेका है। तो वो मैं बजाता था। और वो जो दूसरा गाना मैंने हिंदी का बोला, तेरा निखरा निखरा चेहरा, उसमें एक गुण दुगुन है, डा 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 रूप सुनहरा दा दा ता धा के न कधे धा के न कधे धा। तो बराबर सिंगल दुगुन वो भी करता था। तो मेरे प्रोग्राम शुरू हो गए। क्या बात है। सच में मतलब मैं 3-3.5 साल का था और वो किसी दत्त मंदिर में बुला रहे कि अरे वो घाटी जी का लड़का छोटा सा तबला बजाता है। तो माँ अपने ये 2 गाने गाती थी और मैं तबला बजाता था। तो मेरे बहुत प्रोग्राम हुए उस समय। तो जो भी कलाकार आते थे कहीं पे भी मुझे पिताजी अपना कंधे पे लेके गए, तबले भी ये मेरा बच्चा बजाता है, इसको सुनिए। तो ऐसा करते करते फिर मैं नेचुरली, उम्र तो वहाँ रुकनी नहीं है 3-3.5, फिर धीरे धीरे और उम्र बढ़ती गई। तो हमारे पिताजी ने मुझे हमारे घर में ऐसा मतलब संगीत परंपरा जिसको कहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन संगीत से प्यार करने की परंपरा काफ़ी पुरानी है घर में। तो पिताजी ने फिर मुझे भातखंडे संगीत महाविद्यालय में, वो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वहाँ पे उन्होंने मुझे, मैं कितने से बहुत छोटा था, एक मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था या ऐसे कुछ। तो उन्होंने वहाँ पे मेरी वो प्रारंभिक शिक्षा जिसको बोलते हैं बाकायदा, तो वहाँ त्रिवेदी सर एक होते थे, उनसे मैंने फिर वो कायदे क्या होते हैं, ये क्या होता है, फिर वो उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर मध्यमा होता है, फिर मध्यमा, फिर उसके बाद 2 साल और होते हैं विशारद के। तो ये सब मैं भातखंडे संगीत महाविद्यालय में, तो वहाँ मुझे फिर पंडित किरण देशपांडे जी ने आगे की जो मध्यमा की जो शिक्षा होती है वो उससे उनसे फिर मैंने काफ़ी वहाँ पे उनसे थोड़ा सा तबला सीखा। लेकिन जैसे जैसे उम्र, एक्चुअली बीच में क्या हो गया, हमारे पिताजी को, जैसा कि मैंने कहा कि माँ पिताजी को होता है सभी कि हमारा बच्चा तबला बजाता है, या तो कलाकार लोग आते थे। तो जबलपुर में, जो मैं जबलपुर की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में, मैं मेरी पैदाइश वहाँ से। तो वहाँ पे जैसे उस्ताद रईस खां साहब, विलायत खां साहब, या पंडित वसंतराव देशपांडे जी और सब लोग बड़े बड़े कलाकार आते थे। तो पिताजी का ये था कि वो मुझे लेके जाते थे और ज़रा बच्चे का हमारे सुनिए। तो वो एक बड़ा नेचुरल सी चीज़। तो जगन्नाथ बुआ पुरोहित जी और पंडित वसंतराव देशपांडे जी, वो लोग एक बार आए थे। तो पिताजी लेके गए और उन्होंने कहा कि आप मेरे बच्चे को, तो मैंने जो भी आता था थोड़ा बहुत बजाया। तो वो बहुत पिताजी से नाराज़ हो गए कि उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों को टैलेंट होता है, वो भगवान का कुछ ऐसा होता है कि किसी को आवाज़ अच्छी दे देता है, किसी को तबले की तालीम, या एक टैलेंट है, किसी को ये है, तो उसका आप ऐसा प्रदर्शन करके उस कला को आप ख़त्म कर देंगे। तो इसको प्रॉपर कोई गुरु और प्रॉपर अगर शिक्षण नहीं मिला तो ये जैसे उम्र बढ़ेगी तो आर्ट तो वहीं रहेगा जहाँ अभी है, उसकी तो उम्र अपने आप बढ़ने वाली नहीं है। तो उसके बाद उसकी तरफ कोई नज़र जाएगी नहीं किसी की, और वो दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से फिर मेरे पिताजी ने वो सिलसिला ख़त्म, बंद हो गया कि लोगों के पास जाने का। लेकिन फिर उन्होंने मुझे, मेरे पीछे लगे कि नहीं, तबला करना है, तबला करना है। तो ये करते करते मैं आगे जाऊं कि आपको कुछ बीच में कुछ है ना, नहीं तो मैं तो शाम तक शुरू ही रहूँगा। मुझे भी मौका दीजिए थोड़ा। विजय भैया जब डिस्क्राइब कर रहे थे, मुझे एक चीज़ तुरंत ध्यान में आया कि सावन का महीना हम जब सुनते हैं, हमको सावन का महीना ही याद रहता है, उसके पीछे जो तबला चलता है वो याद नहीं रहता है। लेकिन इनको बराबर वो तबला ही याद था। सो इसका मतलब है
कि हम अगर थोड़ा कनेक्ट करें कि जो हमारे शास्त्र में भी बोलते हैं कि जो जीव जिसके लिए आता है उसको पता होता है उसका पर्पस ऑफ लाइफ, सो वो खुद वही ढूंढते रहता है, उसको वही दिखाई देता है। और स्पेशली वो कलाकार भी जो होता है, जो तब जिसको तबला बजाना होता है ना, वो तबले का बोल ही उनको सुनाई दिया, 3 साल की उम्र में वो वही करने लगे। So see the connection. That is what important. When we see the journey of the musicians, how they are relating to things, those things are really beautiful and we must need to contemplate on those things. एक बोलते हैं, जब अभी विजय भैया ने बताया कि उनके 3 साल से परफॉर्मेंस शुरू हो गया, फिर कोई बड़े आदमी आए जो पापा को मार्गदर्शन दिए, ये ठीक नहीं है, पापा ने माना, फिर उनकी जर्नी शुरू हुई। लेकिन हम जब भारत की परंपरा की बात करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा ही है, राइट। सो जो सीकर ऑफ म्यूजिक वो ढूंढता रहता है, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, बहुत लोगों के साथ मिलते हैं, बहुत कलाकारों के सुनते हैं, बट एक दिन ऐसा आता है जिनका चित्त एक जगह फिक्स हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ यार, क्या मैं जाऊँ क्या इनके पास। वो घबराते भी हैं उस समय जाने के लिए, बिकॉज समवेयर ही फील्स दैट दिस इज द पर्सन टू हुम आई मस्ट सरेंडर। सो विजय भैया, ऐसा कब हुआ जबकि आप पंडित नहीं, वो के साथ मिले? मैं वहीं पे जा रहा था तो मैंने सोचा आपको भी मौका दे के जाऊँ। तो यू आर सो कंसिडरेट। मौका देने के मामले में ज़रूर। तो ये सिलसिला चल रहा था मेरा विशारद होना वगैरह वगैरह। तो लेकिन मेरा जैसे होता है उस उम्र में, कुछ रियाज की तरफ या ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है तबले में, अपना खेल की तरफ ज़्यादा और दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये सब ज़्यादा था। लेकिन SRA संगीत रिसर्च एकेडमी जो ITC का ये है, तो उस टाइम पे वो हर शहर में कॉन्सर्ट्स करते थे, इवन छोटे बड़े शहरों में 2-3 दिनों का उनका एक ऐसा कॉन्फ्रेंस जैसा होता था। तब कॉन्फ्रेंस कहते थे, अभी तो इवेंट फेस्टिवल ऐसा कुछ कहते। तो म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होती थी 2-2 3-3 दिन। तो मैं 7th ग्रेड में था शायद, 6th या 7th में था। तो 3 दिन का फेस्टिवल था। तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के लिए एक दिन पंडित ब्रजभूषण काबरा, एक दिन इंद्रनील भट्टाचार्य जी और एक दिन पंडित VG जोग साहब वायलिन। तो ये तीनों का प्रोग्राम मैंने सुना और तीनों के साथ तबला सुना उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का। उस समय तब उनकी उम्र होगी शायद 22-23 साल के होंगे। और वो जो, क्योंकि मुझे तब तक तबले में से ऐसा नाद, ऐसा दाया बाएं से ऐसा ध्वनि आ सकता है, वो कभी सोचा ही नहीं था। एक मिनिमम लेवल तक मज़ा आता था कि हम लोग देखते थे कि हमारे सर है, उनका बायां कितने अंदर तक हाथ जा रहा है, और इस तरह के बहुत अट्रैक्शंस होते थे तबले में। लेकिन ये जो सुना, ऐसा कुछ होता होगा या किसी भी चीज़ में ऐसा कभी लगा नहीं था। तो वो 3 दिन ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। वो उसके बाद मेरा पूरा, मतलब मैं 2 दिन तक तो थोड़ा सा मेरे को असर भी हो गया था। मेरे घर वाले बोलते हैं कि मैं सिर्फ रोता था, कुछ खाना पीना कुछ नहीं। तो वो बहुत ज़बरदस्त असर हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने पिताजी को कहा कि मुझे तबला ही करना है और मुझे तबला ही बजाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम लोगों का मतलब एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि पिताजी मुझे तुरंत बम्बई भेज दे, या उस समय वो पॉसिबल नहीं था। तो लेकिन पिताजी ने फिर मुझे, हमारे पंडित किरण देशपांडे जी का तबादला तब भोपाल हो गया था। तो भोपाल में उन्होंने, मेरे मामा अरुण वकील जी वायलिन बजाते थे, उनके घर पे मुझे उन्होंने, और फिर मेरी स्कूलिंग भी भोपाल में हुई 2 साल। और फिर मैं वहाँ पे फिर किरण जी से थे। लेकिन वहाँ पे मुझे एक और बहुत फ़ायदा हुआ कि मैं बहुत तबला सुन पाया उधर। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कलाकार, तब भोपाल में काफ़ी फेस्टिवल्स होते थे, तो उसमें उस्ताद लतीफ़ अहमद खां साहब, पंडित शांता प्रसाद जी,
अभी पंडित कुमार बोस, आनंदो दादा, ये सब तब एकदम यंग लोग, और शफात भाई, शफात अहमद खां साहब, बहुत तबला सुनने को मिला। पंडित किशन महाराज जी सब वहाँ पे तो काफ़ी आना जाना होता था। तो इस तरह से इससे थोड़ा सा रिलेशन और बढ़ता चला गया म्यूज़िक के साथ। तो आगे जाऊँ या आप? ऐसा है कि विजय भैया खाली सोलो नहीं बजाते हैं, वो एक्कम्पनी भी करते हैं, राइट। और उनको बराबर पता है कि जब वो एक्कम्पनी करने के लिए बैठते हैं तो बहुत समय उनको भी मौका मिलता है। सो विजय भैया इसके लिए बोलते हैं सो कंसिडरेट। अरे जी प्लीज़, सो प्लीज कंटिन्यू। आप हमारे गुरुजी का वही पूछा कि ऐसा कौन सा समय आया कि आप आपके गुरुजी से मिले? तो यही समय था भैया जब मैं कैसे मिले, क्या फीलिंग था आपको, आप उनको कैसे अप्रोच किए, उन्होंने क्या बोला? ऐसा बोला कि चलो आते रहो, मैं देखता हूँ बाद में, ऐसे बोले नहीं, इससे कि उल्टा। तुरंत सिखाना शुरू किए? क्या था वो? नहीं, एक्चुअली मैंने उनको देखा और उनको सुना भोपाल में। जब मैंने कहा था नहीं 2 साल था, तो मैं बहुत तबला सुनने मिला मुझे उस वक्त काफ़ी लोगों का। लेकिन मुझे अभी भी याद है हमारे गुरुजी ताल योगी पंडित सुरेश तलवलकर जी, तब मैंने उनको सुना था जब मैं भोपाल में था। वो बेबीताई रोहिणी भाटे जी के साथ आए थे, नृत्य के साथ, कथक नृत्य के साथ। मुझे अभी भी, और उस वक्त उन्होंने पंडित हरिप्रसाद जी के साथ भी बजाया था। और मुझे अभी भी याद है कि ये अलग कुछ तबला मुझे बहुत महसूस हुआ था। तब भी मुझे ऐसा लगा था कि ये कुछ एक अलग सोच है, अलग जगह का देखना है, ये अलग सोच विचार का तबला। मुझे उस वक्त भी ऐसा मैं कनेक्ट हुआ था। फिर लेकिन उसके बाद तो काफ़ी समय निकल गया, फिर मुझे वापस जबलपुर जाना पड़ा। फिर मुझे वो नेशनल टैलेंट रिसर्च स्कॉलरशिप होती है, वो दिल्ली से मिली। तो वो स्कॉलरशिप मिलने की वजह से फिर मुझे मेरा बम्बई आना हुआ। तो बम्बई आके हमारे पंडित अजय पोहनकर जी जबलपुर के हैं, तो वो मुझे गुरुजी के पास लेके गए। तो गुरुजी के पास गुरुजी ने उन्होंने कहा कि हाँ, तो हम उस टाइम पे जितनी अक्ल थी कि मैं तो 3 साल की उम्र से बजाता हूँ वगैरह, ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा अच्छा, बोले अच्छा इतने साल से बजा रहे हो, अच्छा बजाओ। तो मैंने बजाया तो उन्होंने कहा इसका हाथ ही गलत है। पहले ही शुरुआत हुई मेरी, हाथत चुकीचा है ऐसा एकदम। तो ये यहाँ से शुरुआत हुई। तो लेकिन फिर मेरी तालीम हुई। उन्होंने कहा मेरे पिताजी को कि मैं 6 महीने इसको, मैं उनके घर पे रह के ही तबला सीखा, मतलब गुरुकुल पद्धति से। तो उन्होंने कहा पिताजी को कि मैं 6 महीने इसको देखूंगा, और मुझे नहीं लगा कुछ तो मैं इसको वापस भेज दूंगा। तो ऊपर वाले की कृपा से वो 6 महीने अभी भी चल रहे हैं। एक चीज़ हमको याद आ रहा था, हम बात कर रहे थे कि हमारा संगीत में जो म्यूजिशियंस को कहा जाता है दे आर एवर यंग। तो ऐसा क्या है? नहीं, लेकिन मैं वैसे भी यंग हूँ, मतलब एवर वाला नहीं। तो वो है क्या, वो क्या है आपके ताल में, तबला में, चक्र में, क्या है ऐसा है कि वो एवर भी है और यंग भी है, दोनों है? तो आज हम बात कर रहे थे कि व्हेन कोई रियाज करते हैं, ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन ही इज़ कम्प्लीटली एनग्रॉस्ड इन द म्यूज़िक, तब समय जो होता है वो बंद हो जाता है। वो जो कलाकार हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, दीदी भी बैठी, ताई बैठी हैं, कविता जी, नंदिनी जी, सारे लोग बैठे हैं, एवरीबडी हैव फेल्ट दैट, isn't it? When we are playing, maybe we felt कि शायद उसके लिए वो जो समय रुक जाता है तो हमारी एज भी कम हो जाती है, तो बढ़ती नहीं है, वही रुक जाती है। सो इट्स सो ब्यूटीफुल, यू नो। नहीं, डेफिनेटली ऐसा होता है। जैसे अभी कल की बात है, हम लोग जैसे गाना बजाना करने बैठते हैं तो वो पता नहीं चलता है कि इतना समय हो गया, फिर देख के अरे कि अभी ख़त्म करना है, अभी तो टाइम हो गया ख़त्म करने का।
तो अभी कुछ आगे चलना पड़ेगा। तो ये ज़रूर है, बहुत सही बात है ये, कि समय रुक जाता है, लेकिन ये पहले से नहीं रुकता है, पहले तो जाता ही नहीं है। जब नया नया रियाज करने बैठते हैं तो समय ऐसा लगता है कि अरे भी तो सिर्फ 5 मिनट हुए, मुझे तो लग रहा था मैं 5 घंटे से बजा रहा। तो वो भी होता है, वो समय को, उसकी भी हमको, समय भी हमारी प्रैक्टिस करवा के लेता है अपने गुजरने की। तो लेकिन मुझे वो गुरुजी, मुझे सच में ऐसा लगता है, मैं ये बहुत दिल से मानता हूँ कि नसीब को कहते हैं ना कि अब बहुत ही नसीब वाला आदमी है या नसीब, मुझे ऐसा लगता है नसीब आपका वहाँ से शुरू होता है कि आपके माता पिता कौन है और आपके गुरु कौन है। क्योंकि ये माता पिता हमारे हाथ में नहीं होता है, हमको नहीं मालूम होता हम कौन से घर में हमारा जन्म होगा, लेकिन आप कहाँ पे आपको भेजा गया है वहाँ पे आपका नसीब अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है या करेक्ट है, ये या आपको बनाना है ये। तो उस हिसाब से मैं बहुत ही नसीब वाला रहा कि मुझे सही उम्र में, मैं जब गुरुजी के पास हमारे आया तो मेरी उम्र 16 साल की थी तब भी, और अब मतलब एक ही उम्र चल रही, तो आप रुक गई ना। तो लेकिन मैं सच में बहुत इस बात के लिए मैं जितना भी थैंकफुल रहूं ऊपर वाले से, मैं वो कम ही होगा कि मैं बहुत सही गुरुजी और सही उम्र में मैं उनके पास जा पाया। तो लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो रियाज है, जो पहले अच्छा नहीं लगता, और वो अच्छा नहीं लगना भी थोड़ा नेचुरली है। अगर किसी को रियाज अच्छा लगने लगे तो वो थोड़ा नॉर्मल नहीं है, ऐसा मुझे लगेगा। तो वो गुरुजी के पास भी मुझे पहले थोड़ा सा है, लेकिन वो उस टाइम पे, उस समय के गुरुजी और अभी के गुरुजी में बहुत फ़र्क है। मतलब मुझे याद है हमारे साथ शंतनु और 1-2 और लड़के थे, महेश, 3-4 लोग हम लोग सीखते थे उनके पास। 2-3 साल तक तो मैंने उनका हंसना नहीं देखा, मतलब हमको मालूम नहीं था वो हंसते कैसे। तो इतने वो स्ट्रिक्ट और इतना उनका वो, तब टेरर ये करेक्ट वर्ड है हम लोगों को था। लेकिन उस वजह से क्या अच्छी वो गाना बजाना और वो तालीम, और कुछ काम होता ही नहीं था। मतलब वो सुबह 2:30-3 बजे हमको उठना पड़ता था, 3 बजे नहा धो के सब करके, और हम लोग रेडी होके रियाज करते थे। गुरुजी 5 बजे हाथ में अगरबत्ती लेके, लेकिन तब तक हमारा सब होके और हाथ गर्म होना चाहिए। मतलब वो उनको मालूम पड़ता था कि आज 1 घंटा लेट उठे, पता नहीं वो कहते भी थे तो ऐसा लगता था सही बोल रहे हैं। तो तब ये भी होता था, लेकिन वो बड़ा अच्छा रूटीन। फिर उसके बाद वो पूरा दिन भर यही सिलसिला होता था और कुछ भी नहीं। फिर हमारे भाभी जी का गाने का रियाज, उनके साथ ठेका लगाना, और इस तरह से बड़ा संगीतमय वातावरण में और गुरुजी के सानिध्य में मुझे रहने का मौका मिला। और जो भी थोड़ा बहुत, फिर वहाँ से फिर वो समय रुकने की बात पे मैं आ रहा कि फिर अच्छा लगने लगता है, फिर अपने हाथ से भी कुछ, फिर मालूम धीरे धीरे मालूम नहीं पड़ता है। विजय भैया, आई थिंक अभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा क्या है जो पहले नहीं आ रहा था और आने लगा, और आपको आनंद आने लगा, आनंद आने के बाद फिर प्रैक्टिस किए और अभी मैजिक है। नहीं, क्या है कि ऐसी हर चीज़ है, एक मतलब मैं बताता हूँ कि ऐसी हर चीज़ है, क्योंकि संगीत हमारा जो आर्ट फॉर्म है वो इतना डीप है कि वो जैसे होराइजन की तरह है कि ऐसा लगता है कि अच्छा ये, और वहाँ पहुँचेंगे तो फिर तो चल मालूम पड़ता है कि अरे ये नहीं वो। तो इस तरह से वो नेवर एंडिंग है। तो अभी जैसे मतलब तबले की वो जो लैंग्वेज है, ये है, वो तो है ही, सीधा सिर्फ लय की बात अगर करें ना, तो गुरुजी के साथ रहते रहते उन्होंने कितनी चीज़ें हमसे करवाई। मतलब और फिर जो मज़ा आने लगता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जैसे धा आ तिन तिन ता त्र क धिन कृधिन दिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता त्र क धिन धिन धा क धा धिन धिन धा धा धिन धिन
धा धा तिन तिन ता त्रक धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता त्रक धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता त्रक धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता त्रक धिन धिन दा धा धिन धिन दा धा धिन धिन दा धा तिन तिन ता त्रक धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन दा धा तिन तिन ता त्रक धिन धिन धा धा धिन धिन दा धा धिन धिन दा धा तिम तिम ता त्रक धिन धिन दा धा धिन धिन दा धा धिन धिन दा धा तिन। तो ये एक गुण, डेवड़ी, दुगुण, तिगुण और चौगुण। अभी सोचिए, इसमें इतना आनंद है ये कहने में और करने में, इसके जैसा चस्का और नशा कुछ नहीं है। फिर वो नशा ऐसा लगता है कि धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना। मतलब आपको विलंबित ओरिजिनल लय की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर इसका ऐसा मज़ा आने लगता है कि एक ताल हमको गुरुजी ने सिखाया था, ब्रह्म ताल, 21 मात्रा। तो उसके जो क्या कहते हैं खंड है, विभाग है, वो 4 3 2 1 आधा, 4 3 2 1 आधा, और आधा 1 2 3 4 ऐसा जाता है वो, उसकी खाली भरी ऐसी। ये धा धी ना न क धी ना न धे ता ती ट क त ग दी ग न धा धी ना न क धी ना न धे ता ती ट क त ग दी ग धा। ये 4 3 2 1 आधा। तो इसकी डेढ़ी करने का मेरे को उस टाइम पे बहुत, उसके लिए मैं बहुत कोशिश की, बहुत मतलब उसके लिए फिर, लेकिन वो जो वही मैं कह रहा हूँ कि फिर वो जो आप कह रहे थे ना कि कैसे मज़ा आने लगता है। धा धिन न क धिन न धे ता ते टका त गदी ग न धा धिन न क धिन न धे ता ते टका त गदी ग न धा धिन न धे ता ते टका त गदी ग न आ। तो ये अब तो ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान, लेकिन वो जो बीच का जो जाता है ना, धा धिन न क धिन न धे ता ते टका त गदी ग न धा धिन न क धिन न धे ता ते टका, ये आहा, ये आने तक देखिए गूज बम्स मिलते हैं इसमें। तो ये तो इससे एक बार ये लग जाए, और फिर ये तो सिर्फ लय की बात। अच्छा, लय की और आगे 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 करते करते हमको गुरुजी ने बताया, त्रिलोक गुरुटू जी उनके पास जब आने लगे, काफ़ी साल पुरानी बात है, तो गुरुजी ने कहा कि अभी ऐसा करेंगे, हम लोग कुछ बातचीत कर रहे। तो उन्होंने कहा कि धी धी ना धी ना धी धी ना धी ना धी धी ना ते धा ते धा धा ते धा ते धा, ऐसा शुरू किया उन्होंने। और फिर ये इतनी देर चलता रहा कि उन्होंने कहा कि अभी बातचीत करते रहो, लेकिन ये चालू रखो। तो अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, धे धी ना धी ना धे धी, ये चल रहा है, ये एक चैनल चालू है, लॉक हो गया, तीना धी धीना। अभी हम लोग कुछ भी बात करेंगे तो भी चलेगा, ते धा धे धीना धीना धे। तो ये तो लय की बात है। फिर तबले में अक्षर, फिर एक तीटर शुरू होता है, तो तीटर चल रहा है दिन भर, धातिट धातिट धाता तिट धागे तीना गिना तातिट धातिट धाता तिट धागे धीना गिना। ये आपकी बेस लाइन है, आपको यहीं पे घूमना है। अब दिन भर यही चल रहा है, धा तिट धातिट धाता तिट तिट धातिट तिट धातिट धाता तिट धागे तीना गिना ता तिट तातिट तिट तातिट धाता तिट धातिट धाता धातिट धागे धीना गिना धा धा तिट धातिट धा धातिट तिट धा धातिट तिट धागे तीना गिना ता ता तातिट ताता तिट धा ताता तिट धा ताता तिट धा धातिट धाता तिट धा। अब ये चल रहा है, अब ये कुछ भी फिक्स नहीं है, सिर्फ तिट धागे धीना गिना धाधा, इसमें आपको घूमना है और आपका मात्राएं फिक्स है। तो ये चल रहा है। अभी उससे मुझे एक और बात याद आई, बहुत बारीक बात है।
कि गुरुजी की तालीम उन्होंने कैसे गाना बजाना कैसे सिखाया। एक बार टीवी पे नेशनल प्रोग्राम आ रहा था, वो ब्लैक एंड वाइट टाइम था टीवी का, तो इंस्ट्रूमेंट चल रहा था और उनके साथ तबले की संगत, तो झपताल बजा रहे थे। तो वो झपताल में वो कायदा बजा रहे थे, तबले के जो कलाकार थे, दातिट दातिट दादा तिट धागे तीना गिना तीना गिना दातिट दातिट दादा तिट धागे तीना गिना तीना गिना दातिट दातिट दादा तिट धागे तीना गिना तीना। अब इसमें क्या है, तीना गिना ये कायदे में ये होता है वर्ब जैसा, ये एंड में आता है। कोई भी कायदा धाती धागे न धात्रिकट धाती धागे तीना गिना धाती धागे न धात्रिकट धाती धागे तीना गिना, तो दातिट दातिट दादा तिट धागे तीना गिना, तो ये वर्ब जैसा होता है वो सेंटेंस में। तो मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ नहीं हो सकता ना। तो वो जो बजा रहे थे वो धातिट धातिट दादा तिट धागे तीना गिना धातिट धातिट दादा तिट धागे धीना गिना धातिट, वो धीना गिना वो 10 मात्रा करने के लिए वो 2 बार वर्ब लगा रहे। तो गुरुजी ने कहा कि ये ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ठीक है नहीं है, हम तो चुपचाप उनके पाँव, वो सेवा चल रही थी तो कहने लगे कि ये ठीक है। तो मैं चुप था। बोले देखो 2 बार ये क्रियापद लगाए, ये तो बराबर नहीं है। फिर 5 मिनट बाद बोले लेकिन इसी चीज़ को अगर बराबर बोलना है तो इसको कैसे कहेंगे। तो उन्होंने देखिए इसी चीज़ को झपताल, अब वो चल रहा है धातिट धातिट दादा तिट धागे तीना गिना धातिट धातिट दादा तिट धागे धीना गिना धातिट धातिट दादा तिट धागे तीना गिना धातिट धातिट दादा तिट धागे तीना गिना धीना धीन, वो तीना गिना को तीना धीना गिना कर दिया, तो ऐसा सेंटेंस हो गया और झपताल दिखने लग गया। देखिए धातिट धातिट दादा तिट धागे तीना गिना धातिट धातिट दादा तिट धागे तीना गिना धातिट दादा तिट धागे तीना गिना तीना धा धा धीना गिना। ये इतनी बारीक बातें हैं, ये लैंग्वेज के बारे में कहिए, लय की कहिए, ये नेवर एंडिंग है एक्चुअली। लेकिन अभी थोड़ा रुक जाता हूँ। मुझे सच्ची में अभी ऐसा लग रहा है कि कॉन्सर्ट चल रहा है बल्कि जैसे हमारे गुरुजी बजाते रहते हैं फिर बोलते हैं, मैंने देखा है काफ़ी बार साथ में ही बैठे हैं, ऐसे इशारे करते हैं कि पता नहीं चलता है दूसरों को, खाली कलाकारों को पता चलता है, ऐसे है। सो थैंक यू विजय भैया। ये जो अभी चल रहा है, तो आप लोगों को ये ज़रूर पता चल रहा होगा कि हमारी जो ट्रेडिशन है कितना डीप है ना। हम लोग जब जानते हैं, जब विजय भैया तबला बजाने लगे 3 साल में, उनके मम्मी पापा को क्या लगता है, क्या बच्चा है अपना, है ना। सबके मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि थोड़ा भी, और अच्छा है कि पेरेंट्स को थोड़ा क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में ज्ञान है तो गुरु के पास ले भी जाते हैं, वरना रियलिटी शो में ले जाते हैं। ऐसा बहुत जगह होता है कि गुरु के पास लेके आते हैं, बेचारे मम्मी पापा करें क्या, उनको ज्ञान नहीं है। पंडित जी ये बच्चा है बहुत अच्छा गाता है, 6 महीने में टीवी में गाना है, थोड़ा सिखाएंगे क्या। वाकई उस टाइम पे ये चॉइस नहीं था, ये भी शुक्र है। हाँ, अभी ये है। तो रियलिटी सिर्फ लाइफ में ही थी, टीवी पे रियलिटी नहीं थी, शो नहीं था। तो आप लोग देख रहे हैं अभी कि ये शास्त्र जो हमारे कितना गंभीर है, पहले कितना गहरा है, और उसके अंदर जाने के लिए पूरा जीवन देना पड़ता है। सो जिन लोगों ने जीवन दिया है उनको मिला है, द आर्ट हैज़ रिवील्ड देमसेल्व्स टू देम। सो ये जो आप बता रहे हैं विजय भैया, गुरुजी के साथ ऐसा चल रहा था, ऐसा कब हुआ? गुरुजी के सामने डांट की डांट पड़ी? नहीं, सिर्फ डांट। गुरुजी ने कभी अच्छा तो बहुत दूर की बात है, मतलब तुम ठीक बजाते हो ये आंखों से भी नहीं कहा, मतलब बाकी तो छोड़ दीजिए। मैं ये हमारे पुराने गुरुजी की बात कर रहा हूँ, अभी तो हमारे गुरुजी बहुत स्वीट हो गए। तो आपको क्या फीलिंग हो रही थी उस टाइम? नहीं तो, लेकिन वो एक तरीका होता है और ये करेक्ट है मेरे ख्याल से, कि फिर वो तारीफ के लिए वो एक अंदर से कि गुरुजी से वाह वाह मिले, फिर उसके लिए आदमी करते जाता है कि ऐसे कैसे नहीं, ऐसे कैसे, तो वो वाह वाह के लिए कि कभी एक दिन वाह वाह मिले,
तो उसके लिए फिर वो एक तरीका, नहीं तो पर क्या जीवन होता है, लगा देता है पूरा, हाँ, लाइफ ही लगा देता है। पूरा पूरा उस वही जिद हो जाती है कि गुरुजी से वाह लेनी। नहीं तो होता क्या है कि तारीफ कर दो ना, तो वो तारीफ ऐसी भयंकर चीज़ है, तारीफ जैसी भयानक चीज़ मैंने नहीं देखी जिंदगी में। वो ऐसा चढ़ती है सर पे, 4 बार आपको कोई बोल दे कि अरे क्या लग रहे हो यार, अरे यार क्या लग रहे हो हिमांशु, अरे क्या आज अच्छे, तो आपको धीरे धीरे ऐसा अपने आप अंदर से कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे होने लगते कि देखा, बहुत भयंकर चीज है ये तारीफ जैसी, तो दुश्मन नहीं कोई। तो इसको, तारीफ को पचाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम, क्योंकि ये वाहवाही को इग्नोर करना, क्योंकि हम हर आदमी चाहता है, और नेचर है भाई, हम अपने आप को भी आईने में क्यों देखते हैं कि हाँ बात तो है कुछ, एक बात तो है नहीं तो आईना देखता ही नहीं ना आदमी, आईने में देखता ही आदमी क्या है, बात तो है, एक बात तो है इसमें। तो ये इससे निकलना, और इसलिए उसको इग्नोर करने से अच्छा है कि ध्यान कहीं और लगा दे, क्योंकि इग्नोर करना भी गौर करना ही है मेरे हिसाब से, कि आप इग्नोर कर रहे हैं मतलब उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उसको ध्यान ही कहीं और लगा दीजिए। तो सिर्फ अपना गाना बजाना और उसमें अपनी ही गलतियां देखते रहो, क्योंकि और तबले में एक और बहुत अच्छी बात है, मैं तबले की खास अभी तबले की बात कर रहा हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि साज का भी नसीब होता है जैसे इंसान का नसीब होता है, ऐसा मेरा सोचना है कि एक ज़माना था, मैं बहुत दिल से और प्यार से ये सब बातें कह रहा हूँ, इसमें कोई आप अदरवाइज जो लेना चाहे ले सकते हैं। एक ज़माना था जब सितार सरोद का नसीब बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त नसीब था वो, ये 2 साज का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में सितार सरोद ही बजते थे सब जगह पे। तब बांसुरी और संतूर का नसीब अच्छा नहीं था। फिर एक दौर ऐसा आया कि बांसुरी और संतूर ने पूरा छा गए, मतलब इतना कि सितार सरोद एक स्टेप पीछे, इतना मतलब वो म्यूजिक का जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का जो ढांचा है वहां से लेके तो सुर, पहले ये सफेद 2 सुर ही नहीं था, ये सफेद 2 आया संतूर की वजह से। पहले काली 1 सफेद 1 ऐसे, ये सफेद 2 कभी था ही नहीं, तानपुरे ही नहीं बनते थे। सफेद 2 का तानपुरा कहाँ बनता है, आज भी नहीं बनता है। वो काली 2 का आप सफेद 2 को लाते हो या काली 1 का खींच के लेके जाते हो, ये सुर था नहीं। मतलब गाने बजाने के ढांचे से लेके आप बताइए, पहले इतना रूपक झपताल 9 मात्रा कहाँ बजते थे, वो तो कभी कभी कोई स्पेशल, आज ये अभी रूपक झपताल 9 मात्रा ये मेन ताल हो गए इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में, अभी विलंबित 3 ताल ओकेजनली बजता है। तो ये साज का नसीब मेरे हिसाब से होता है। तो तबले का नसीब, हमारे साज का नसीब, ये हमेशा बढ़ता गया शुरू से, इसकी पैदाइश हुई तो आज तो इसका नसीब चरम सीमा पे। मैं इसकी वजह ये कह रहा हूँ कि ऐसा अच्छा तबला बज रहा है आज मतलब आप किसी बच्चे को भी सुन लीजिए और उम्र से कम आदमी को भी सुन लीजिए, किसी मैच्योर्ड आदमी को सुन लीजिए, बड़े बड़े उस्ताद, इतना अच्छा ये साज बोल रहा है। तो ये मैं ये यहाँ आया इसलिए कि ये जो तारीफ से जो हटना है उसकी तरफ, तो ये हम लोगों को करना नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसा तबला बज रहा है कि वहीं पे ध्यान जा रहा है कि भाई ठीक रहो, ये तो ठीक है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हो तो होता रहेगा पहले तो अपने आप को ट्रैक पे रखो। तो ये उस हिसाब से मैं कह रहा था कि तबले का नसीब बहुत लाजवाब है, फैंटास्टिक। थोड़ा नजर उधर भी थोड़ा अच्छा हाँ एक्चुअली, नहीं तो ये बैठ के यहाँ पे बैठ के मैं सुन रहा था, बताएंगे तो नहीं। अब हम लोग प्रैक्टिकलिटी पे हम लोग एक बात कर रहे थे उस टाइम कि एक तो ऐसा है कि जब तबला बजता है, स्पेशली कॉन्सर्ट में हम जब जाते हैं, इधर गाना सुनना मिलता है, इंस्ट्रूमेंट सुनना मिलता है, लेकिन तबला सोलो कंपैरेटिवली अगर देखें तो बिल्कुल कम सुनाई देता है।
एकदम सही बात है। इसके लिए विजय भैया से हम इस बार रिक्वेस्ट किए, बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने, भैया हाँ बोल हाँ सकते हैं इस बार। बिल्कुल, कि मैंने हम लोग इनको कहा था कि कुछ और करते हैं, ये करते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं। तो ये सुनने के लिए नहीं मिलता है। तो ऐसा, तो ऑडियंस जो है, जो रसिक हैं, उनको ये जो सुन रहे हो क्या सुन रहे हैं वो भी पता चलना चाहिए। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर द एलिमेंट्स जो है नहीं, तबले का। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि तबला कि लेकिन तबला सोलो का एक परंपरा है, एक रेpertoire है, वो उसी तरह से मोस्टली बजाया जाता है। कहीं कहीं पे उठान से शुरू होता है कुछ घरानों में, लेकिन तबला मोस्टली पहले पेशकार, फिर कायदा, फिर रेला, फिर गत टुकड़े, फिर चक्रदार, और इस तरह से वो तबले की सोलो बजाने की, फिर एंड में अगर हो तो कुछ लगी चाटी। तो मतलब मेरा यह है कि जैसे गाने में आलाप होते हैं पहले, फिर जोड़, नोम तोम, फिर ख्याल, उसके बाद फिर लय जब आती है, फिर बंदिश, फिर बड़ा ख्याल, छोटी बंदिश, छोटा ख्याल, इस तरह से फिर ठुमरी वगैरह। तो हम लोग ठुमरी से तो ख्याल शुरू होता नहीं, इसी तरह से तबले में है। लेकिन तबले का एक तो ये पॉपुलर हुआ है क्योंकि अकम्पनीमेंट, इसके जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो हर जॉनर में ऐसा फिट बैठ जाता है कि ऐसा लगता है कि ये इसीलिए बना है। फिर वो फिल्म म्यूज़िक हो, चाहे लाइट म्यूज़िक हो, चाहे भजन हो, चाहे ख्याल हो, ध्रुपद धमार हो, ये साज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपना फट से वहाँ पे जाके बैठ जाता है। तो इसमें होता क्या, एक तो ये फेमस हुआ है था, और इसमें सुर एक ही चाटी, एक सुर बोलता है। अब ये पूरे प्रोग्राम में आपको ये एक सुर सुनाई देता है। तो इससे जिनको इसलिए तबला सोलो का जो ऑडियंस है वो सीमित इसलिए है, ऐसा मेरा मुझे लगता है कि उसकी भाषा जब तक आप नहीं समझेंगे, उसका किसी को थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट जब तक नहीं होगा, वो तबला सोलो एंजॉय करना उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है वो कनेक्ट होने के लिए। इसलिए आप कह रहे थे ना तबला सोलो के प्रोग्राम कम होते हैं, क्योंकि फास्ट ये कितनी देर अब मज़ा आएगा आदमी को, है ना, बहुत फास्ट बज रहा है, लेकिन कितनी देर, उसका हर चीज़ का एक लिमिट होती है। तो इसलिए इसके ये बहुत लैंग्वेज वाला साज है ये, इसका जो भाषा शास्त्र है बहुत स्ट्रांग है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे पेशकार है, आप पहले सुर देख लो भाई। तो जैसे पेशकार, हाँ दिया हुआ है, इसको ना मॉनिटर में दे दीजिए तानपुरे को थोड़ा। करेक्ट, ठीक है ना, थोड़ा इसकी जान डाल दो, इसकी जान डाल दो यार, इसमें जान फूंक दो। मुझे इससे याद आया, मैंने अभी मेरे मुंह से निकला कि बहुत तकलीफ दे रहा है ये, तो मुझे याद आया राकेश हमारे जो चौरसिया है, वो भी अपने गुरुजी चाचा जी की तरह धीरे धीरे अपना एक ह्यूमर उनका चलता रहता। तो एक दिन मैं उनके साथ बजा रहा था, तबला मिला रहा था बाहर,
तो वो कहते कि देखो ये क्यों नहीं तकलीफ देगा, आप उसको मार मार के कभी ऊपर से मार रहे कभी नीचे मार रहे, हम लोग देखिए खाली फूंक मारते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सहला देते हैं। तो मैं कह रहा था, मैं आपको एकदम छोटे में पेशकार जैसे होता है, तो पेशकार में कैसे हो क्या होता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है तबला सोलो में, पेशकार। क्योंकि पेशकार से सुनने वालों को समझ में आ जाता है कि ये कलाकार कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत, क्योंकि पेशकार सिखाया नहीं जाता, पेशकार सिखाना मतलब हमारे किसी कंपटीशन में मैं बजा रहा था हमारे गुरुजी के पास, मैं सीखता था, उसके बाद मैं और वो शंतनु हम लोग साथ में, तो उनके गुरुजी आए थे वो कंपटीशन में सुनने के लिए। तो गुरुजी ने हमको पेशकार धा कृधा नहीं धा तेरे किट धा धा धिन्ना, धा तेरे किट धा धा तिन्ना, धा तेरे किट धा तेरे किट धा धा तेरे किट, ये हमको पेशकार फिक्स करके दिया था, याद कर। तो हमारे गुरुजी के गुरुजी उनके ऊपर थोड़ा नाराज हो गए कि अरे तुमने पेशकार सिखाया कैसे, पेशकार कभी सिखाया नहीं जाता। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये पुराने ये सोच है कि पेशकार को सिखाया नहीं जाता, उसको जैसे जैसे आप विद्या सीखते जाते हैं, आप आगे चलते हैं, सुनते जाते हैं, सीखना देखना परखना चलता रहता है, उसके बाद वो पेशकार आपके अंदर तैयार होने लगता है। ये पेशकार बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि इसको हम लोग कायदे में कैसे है कि हजारों सालों से जो रचनाएं हैं वो फिक्स है। कायदे की जो मेन कायदे की रचना है उसमें कभी दादा तिट दादा तिन्ना, दादा तिरकट दादा तिन्ना, दातिट दातिट दादा, दादी दागे न दातिरकट, दागे न दाता का घेन तिन्ना, घेना तिट घेन दागे तिन्ना, घेन तिट घेना, घेना दागे न दातिरक दागे न दातिरक दादा दागे न तिन्ना गिना, धा दादा धिन्ना दागे तिट दागे, जितने भी धा घेन दादा तक गिन दाग दातिट घेन तिन्ना गिना, ये सारी फिक्स रचना है। फिर ये फिक्स रचना में आपको आप जितनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, आप विद इन दैट वो जो भी आपका एक लाइन ऑफ जो थॉट्स है उसमें रह के आप कितना भी कर सकते हैं। लेकिन पेशकार आपको, कुछ पेशकार ऐसे हैं जो वो कलाकार की वजह से फेमस हुए हैं, जैसे उस्ताद थिरगो खां साहब की वजह से धी कृधिन्ना ते धा घिन्ना धा ते धा, ये पेशकार फेमस हुआ। लेकिन ये पेशकार की बंदिश पुरानी नहीं है, पेशकार की कोई बंदिश नहीं होती। पेशकार एक अपना, अब जैसे मैं थोड़ी देर कोशिश करता हूँ आपको आप तो सिर्फ वो डायनामिक्स का आनंद ज़रूर आएगा। आप देखिए थोड़ा पेशकार,
देखिए बजाते बजाते इसका चालू 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 रखिए। धा धा तिन्ना त्रका तिन्ना किन्ना तिन्ना किन्ना ता तिन्ना घिन्ना धा तिन्ना घिन्ना धा तिन्ना घिन्ना धा तिन्ना धा। अभी ये एक मुखड़ा मिल गया, समझिए। त्रकधा तित धा धा, ये धा तित घिना तिन्ना धाड़ धा तिन्ना धा धा तिन्ना। इसी लैंग्वेज यही बोल आपको सुनाई दे। त्रकता तित्ता तिन्ना धा घिन्ना धा तिन्ना घिन्ना धा तिन्ना घिन्ना धा तिन्ना धा कृधा धिन्ना त्रकधा धा घिन्ना। अब ये चलता रहेगा, इसमें आपको साउंड का मजा। ये चलता रहे, ये कितनी भी देर चल सकता है। क्या बात है। ये पेशकार ये इस तरह से पेशकार से शुरू होता है, फिर कायदे है, फिर रेला है, फिर रेले में रेले का मतलब राव। कायदा तो मैंने थोड़ा बहुत कह दिया। रेले का मतलब होता है राव। तो राव मतलब जैसे आपको एक कोई फास्ट चीज़ एक तरह से सुनाई दे, तो वो आपको बता दूं। का प्रकार है। फिर इसके बाद गत एक चीज़ आती है जिसको जो फिक्स कंपोजिशन यहाँ से शुरू होते हैं तबला सोलो में, यहाँ से चक्रदार, गत, टुकड़ा, परन, टुकड़े में छोटे छोटे दिन दिन नाना, दिन दिन नाना, दिन दिन नाना, दिन दिन ना,
तिना कड़सक तिरकड़सक तका तदा कड़सक तिकड़ था ती कड़सक तिरकड़सक तक नला न तत 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 ता कड़सक तत तत ता कड़सक तत तत। ये छोटा टुकड़ा इस तरह से ये फिक्स कंपोजिशन से सालों के हजारों सालों से चल रहे हैं। ये फर्रुखाबाद घराने के हैं खास। फिर चक्रधार होते हैं। दिन नक चटक तक तक न धत नक तक दिग नदा कलांदा ददर कट तक दा धत्र कत के टका तक ता के रता के तक तेर के तक तक ददर कट तक तक दा ददर कट तक तक दा ददर कट तक तक दा दिन नक दिन। अब यहाँ तक एक पल्ला। अब ये 3 बार कहने से वो एक ही चीज चक्रधार। फिर वो तीसरी बार का धा सम पे आता है। चक्रधार में कुछ फरमाइशी चीज़ें होती हैं कि फरमाइशी मतलब पुराने राजे महाराजे इनके यहाँ पे संगीत काफ़ी होता था। तो कोई राजा बोलता था कि यार ऐसी तिहाई बनाओ कि जिसका पहला जो पल्ले का 3 पल्ले हैं तो पहले का पहला धा पहले सम पे आना चाहिए, दूसरे का दूसरा और फिर तीसरे का तीसरा। इस तरह से फरमाइशी होती थी। तो फिर उस्ताद लोग उसका कंपोज करते। तो वैसे एक फरमाइश थी है जैसे दाद कथे दरगड़ तक धा गगतिरी गगतिन गगतिरी गगतिन गगतिरी गगतिन गंत्रा दादन कातिट दरगड़ तक धा दरगड़ तक धा दरगड़ तक धा कथे दरगड़ तक धा धा गगतिरी गगतिन गगतिरी गगतिन गगतिरी गगतिन गंत्रा न दादिन ता कातिट दरगड़ तक धा दरगड़ तक धा दरगड़ तक धा कथे दरगड़ तक धा धा गगतिरी गगतिन गगतिरी गगतिन गगतिरी गगतिन गंत्रा न दादिन कातिट दरगड़ तक धा दरगड़ तक धा दरगड़ तक धा दिन दिन दा। इस तरह इस तरह से ये सिलसिला चलता है तबला सुनो जी। हिमांशु जी अभी विजय भाई सारे छोटे छोटे डेमो दे रहे थे। एक विचार मन में आया, मैं चाहता हूँ शेयर करने के लिए कि जो ताल की प्रैक्टिस करते हैं ना, संभव मुझे लगता है समय जो है ना उनके कंट्रोल में रहता है। क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट विजय भैया मतलब हमने छेड़ा, उन्होंने शुरू किया, फिर भी उनको बराबर पता है कि समय कितना लेना है। इतने समय में उन्होंने इतने अच्छे से सारी चीज़ बताया। सो नाइस विजय, सो नाइस, थैंक यू। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न है क्या? हाँ, नहीं यह सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसा। ऐसा भी तो कहते हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कलाकारों को सुनने के बाद हमारे पास प्रश्न जो होते हैं वही ख़त्म हो जाते हैं, है ना? अगर ऐसी है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए घर से ही आ रहा है। आप सब जानते हैं कि विजय जी बहुत से गुणी और उच्च कलाकारों के साथ उनकी संगत हमने सुनी है। सो एक मैं ये उनसे जानना चाहता हूँ कि संगत की भी जो पद्धति है
वो पिछले 30-40 सालों में या ज़्यादा से ज़्यादा 50 सालों में उसका नज़रिया थोड़ा थोड़ा चेंज होता आता आया है, जिसमें कि हर सफल कलाकारों का योगदान भी है। उसने अलग अलग जो व्यक्तिगत शैली है उसकी वजह से संगत का नज़रिया भी बदलता आता हुआ देखा है। बिल्कुल, तो इसके बिल्कुल, बारे सही में है। आप कुछ कहिए। नहीं, बिल्कुल बहुत सही बात है। और संगत करना, जैसा कि मेरे अपनी पहले बात हुई कि ये बहुत पॉपुलर साज है बिकॉज ऑफ इट इज़ एन अकम्पनीमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो ये हर तरह के जॉनर में म्यूज़िक में बहुत अच्छी संगत करता है। तो लेकिन इसके लिए अच्छा संगत, पहले मैं थोड़ा सा संगत के बारे में कह के फिर मैं आपके पास आता हूँ कि संगत, अच्छा संगत के लिए मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि एक संगतकार की मराठी में बोलते वृत्ति, उसको हिंदी में कैसे कहेंगे कि आपका नेचर ही थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए एक अच्छे संगतकार के लिए कि वो नेचर में आपके ये हो कि इच्छा हो कि आप इनकी बात सुने, इनकी बात को थोड़ा सा समझे। नहीं तो जनरली क्या होता है कि मतलब इसको अलग तरह से अगर इस पॉइंट को कहा जाए तो जो दूसरे कलाकार हैं, जैसे यहाँ पे ग्रेट वायलिन प्लेयर बैठे हुए हैं, यहाँ पे बांसुरी प्लेयर बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत बढ़िया लाजवाब गाने वाले, इनको एक्चुअली देखा जाए तो ज़रूरत नहीं है ये सोचने की कि दूसरा क्या कह रहा है या क्या कहना चाहता है। आप मेरी बात को समझिए, आप ऐसा चाहते नहीं है, लेकिन आपको वो ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ नॉट इन योर म्यूज़िक। लेकिन हम लोगों को, तबला प्लेयर को, ये बहुत ज़रूरी है कि ये पहले कोशिश करें कि ये क्या कह रहे हैं, पहले ट्राई टू लिसन। उसके बगैर आप संगत, अच्छी संगत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे को गुरुजी ने धिन्ना धिन धिन्ना तिद्धा अकड़धाती ताके ना ताके ना दादर करती ना कि ना दाती ताके ना, ऐसा मैंने रियाज किया धीरे धीरे करता है। अब वो मंजूषा जी इतना बढ़िया मारवा में गा रही है और आपके दिमाग में ये खलबली बच रही है, तो आपका ठेका कैसे लग सकता है बताइए? आप हो ही नहीं सकता है ना। तो आप जब तक वो मारवा उनका सुनेंगे नहीं, जब तक आपको उसका मज़ा नहीं आएगा, तो वो भी मुश्किल है। तो इसलिए वो ठेका आप नहीं, मुझे उसमें एक अलग तो दिमाग दौड़ता रहता है ना, ये जब तक मज़ा नहीं आएगा। फिर मैंने ये भी सोचा कि मज़ा आने वाला भी गाना होना चाहिए जैसा मंजूषा जी का है, नहीं तो पता चला वो सुन रहे हैं तो उससे तो वही बेटर है कि कुछ और सोचे ऐसा भी हो सकता है, होता है, लेकिन वो बहुत रेयर बात है। लेकिन पहले संगतकार को पहले सुनना आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फिर उसके बाद 3 तरह की संगत होती है, मतलब जॉनर वाइज। एक होता है गाने की संगत, एक इंस्ट्रूमेंट की, और एक कथक की, नृत्य की संगत। गाने की संगत में आपको वही बात है, उसमें भी 2 तरह के गाने की संगत है। एक है जो सुर प्रधान गायकी होती है, और उसकी संगत एक अलग होती है, ठेका, बहुत खूबसूरत ठेका, साथ में रहना, लय का आचार विचार। एक होता है थोड़ी शब्द प्रधान गायकी या लयकारी अंग से जो गाया जाता है, उनके साथ थोड़ा बजाने का ढंग अलग होता है। इंस्ट्रूमेंट के साथ एकदम अलग ढंग है, उसमें आप बजाते हैं, फिर हम तबले वालों को बोलते हैं आप बजाइए, फिर उनका होने के बाद फिर वो अपना बजाते हैं, फिर इनको बोलते हैं आप बजाइए। तो ये सिलसिला है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो लगना चाहिए जैसे एक हो गया है। और संगतकार के लिए एक और बहुत, तबला प्लेयर के लिए बड़ी खतरनाक बात है कि हम अगर ये हमारा बहुत रियाज करके आ गए हैं और हमको आज ये लय मिली नहीं, तो ये बजाएंगे कब? हमको टेम्पो ये आया ही नहीं आज संगत करने, और खूब रियाज मारा और संगत के हिमांशु भैया ये लय नहीं लाया, तो हम ये धीरे धीरे कहाँ लेके जाएंगे? हमारा तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो उसके लिए उपाय ये है कि आपको हर लय में बजाना आना चाहिए। आपको जो लय मिलेगी, जो ताल मिलेगा, जैसे भी होगा, आपको आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे को उस लय में आता है, ये नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये संगत होती है। नृत्य की संगत रिहर्सल के साथ होती है। वो
वो बिना रिहर्सल की मुश्किल होती है। वो भी पंडित बिरजू महाराज जी एक ही हैं कि जो वो बिल्कुल नहीं करते हैं, और मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो ये सब कहने का इतना ये नहीं है। उनके साथ जब पहली बार मुझे मौका मिला तो शफात अहमद खान साहब वो पहुँच नहीं पाए, तो मुझे अचानक से बजाना पड़ा। तो मैं उसका काफ़ी मनन चिंतन डेफिनेटली किया, रात भर काफ़ी नर्वस था कि उनके साथ बहुत मेनी ईयर्स अगो। तो और वो बस ऊपर वाले की वजह से, गुरु कृपा से अच्छा खास ठीक ठाक हो गया, बिना रिहर्सल के तबले का पोर्शन ठीक हो गया। तो उन्होंने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया मुझे कि यार बहुत अच्छा बजाया। एक तो उन्होंने एक ऐसी बात कही कि बड़े अच्छे अच्छे तबला वादक गाने नृत्य की संगत जब करते हैं तो रेल की पटरी की तरह करते हैं कि वो अपनी पटरी पे और हम अपनी पटरी कभी मिलती नहीं है। एक बात उन्होंने ये कही, और उन्होंने कहा कि यार तुमने इतना अच्छा बजाया कि एक बात मैं तुमको बताता हूँ कि शांता प्रसाद जी पहुँचे नहीं तो जाकिर शुरू हुआ। जाकिर नहीं पहुँचा एक बार, जाकिर उनके इसमें कह रहा हूँ इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। जाकिर नहीं पहुँचा तो शफात शुरू हुआ, और आज शफात नहीं पहुँचा तो तुम शुरू हुए हो। मतलब उनके साथ बजाने के लिए पंडित शांता प्रसाद जी पहुँचे नहीं थे तो उस्ताद जाकिर साहब ने बजाया इस तरह से। और वाकई उसके बाद मैंने बहुत उनके साथ मुझे मौका मिला, बहुत टूर्स भी किए, कम से कम सैकड़ों प्रोग्राम बजाए, और उनका आशीर्वाद भी अभी तक है। तो ये इस तरह की संगत हम लोगों का ये सिस्टम है, और बाकी तो अल्लाह मालिक तो है ही हमेशा, वो तो है तब तक है। हमारे समय आ रहा है, हाँ, बट भोजन का अभी क्योंकि मैंने उस लिस्ट में देख रहा था, पहले मुझे लगा कि भजन, क्योंकि हम लोग अभी चिन्मय मिशन में है। मैंने कहा भैया मेरा लेक्चर होगा, उसके बाद भजन, और ये मैंने कहा तो अब अच्छा है, अजी एक अच्छा। फिर ध्यान से देखा तो ओ था वो जो ओ है ना, वो सर्कल है, तबले का सर्कल है। ये भी संगत का असर है। एक आखिरी सवाल जो कि विजय भैया, आपने इतने सारे कलाकारों के साथ बजाया है, स्पेशली आपने एक बात छेड़ी कि एक ज़माना ऐसा है बांसुरी और संतूर चलने लगी, और आप गुरुजी के साथ, शिव जी के साथ आपने इतना प्रोग्राम बजाया है। सो आपको क्या महसूस हुआ है जब आप उनके साथ बजाने लगे? व्हाट्स योर फीलिंग एक्कम्पनिंग? नहीं, ये भी बहुत, देखिए बहुत तकदीर की बात है कि ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ आपको ट्रैवलिंग करने मिल रहा है। क्योंकि हम लोगों का कलाकारों का जॉब ऐसे है, प्रोग्राम होता है 1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा, हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है 22 घंटा। तो बड़ा कमाल का जॉब है ये, लेकिन उसका एक अलग आनंद है। तो लेकिन उसमें इन लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि, मतलब सपना भी नहीं देखा था कि कभी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ, क्योंकि उन लोगों के हमने ऐसे ऐसे प्रोग्राम देखे थे मैंने बचपन में कि 5-6 हज़ार 10,000 लोग, और हम लोग कहीं पेड़ के ऊपर चढ़ के और ऐसे देख रहे, और दूर से एक ऐसा बिंदु जैसे पंडित बिंदु, वो एक्ट्रेस नहीं एक उसके जैसे पंडित हरिप्रसाद जी, उस्ताद जाकिर हुसैन, ऐसे दो ऐसे दूर से ऐसे देख, तो ऐसा कभी सोचा नहीं था। और इसमें एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा हमारे बच्चों के लिए, या जो संगीत सीखना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि आप मुझे मालूम है एंड में पूछेंगे आपका मैसेज क्या है, तो पहले ही दे देता हूँ। नहीं तो एनीवे, जोक्स अपार्ट, लेकिन ये इससे मुझे याद आया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सपना भी नहीं देखा था, और ये मैं बहुत ईमान से कह रहा हूँ, और ये मैं हम आने वाली पीढ़ी के लिए कहना चाहता हूँ कि आप जो भी करें ना, कोई चीज़ ध्यान में रख के मत उसको करने में उसका आनंद नहीं है। और वो आपको, मतलब मुझे जब धाते ताके न धाते रकट धाते ताके तिने गिने जब मैं सीख रहा था, या घिना ताके न ताके 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 ताके, तब दिमाग में ये नहीं आता था कि इससे प्रोग्राम मिलेगा या इससे कुछ पैसा मिलेगा। सिर्फ तबले के लिए, सिर्फ उसकी मोहब्बत और उसका, और आज भी जब ये शुरू हो जाता है
तो ये कुछ अंदर कुछ चेंज होने लगता है। तो ये मेरा आज थोड़ा सा मुझे आज की जो जनरेशन है इसमें मुझे थोड़ी ये शिकायत है इन लोगों से कि बल्कि ये लोग टैलेंटेड हम लोगों से बहुत ज़्यादा है, टैलेंट बहुत ऊपर का है, लेकिन इन लोगों को रिजल्ट देख के लोग काम करते हैं। थोड़ा सा ऐसा मेरा एक ये शिकायत है कि कब एक छोटा सा कुछ बजाने की फेसबुक पे चढ़ गए जाके, बड़ा डर लगता है कि कैसे होगा, कहाँ फिर वो तबला कब, ये तो चिंता वही हो रही है कि फिर लाइक कितने आए और डिसलाइक नहीं आए और ये लाइक किया और इसने इतना लाइक किया और उसको, ये बहुत भयंकर हो गया है। तो एनीवेज जो है जैसा है वो तो बहुत खूबसूरत ही होता है, क्योंकि वो खूबसूरती हमको देखनी है। तो कहाँ से कहाँ चला गया मैं, फेसबुक पे कहाँ थे, हाँ तो गुरुजी। तो बड़े लोगों के साथ बजाते बजाते मैं बहुत, इन लोगों के साथ हम लोगों को टाइम भी मिलता है, समय इनकी बातचीत सीखने मिलता है। इन लोगों ने जो दुनिया देखी, म्यूज़िक देखा। अब जैसे मैं इनके गुरुजी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, मैंने उनके जैसा शांत व्यक्ति नहीं देखा। शांत मतलब बहुत शरारती है, शरारती में भी उनका जवाब नहीं है, लेकिन माइंड और उनका जो सोल इतना शांत है कि मैंने ऐसे कोई किसी को नहीं देखा। वो कभी, उनका माइंड और सोल कभी डिस्टर्ब होता ही नहीं है। मैंने देखा ही नहीं है किसी भी चीज़ की वजह से कि वो कहीं उनको मन में कहीं पे अशांति आ गई। मतलब कुछ खाना अच्छा नहीं है तो मैं परेशान हो रहा हूँ, बहुत गर्म हो रहा है, बहुत मेरी हालत ख़राब है, या जैसे मैं कह रहा था कि फ्लाइट में बहुत हिल रहा है, टर्बुलेंस आ गया, या खूब खड्डे हैं रास्ते में, मैं परेशान हो रहा हूँ, अरे क्या है। ये शांत बैठे, इनको कभी मैंने नहीं देखा कि अरे लेट हो रहे हैं, अरे क्या हो जाएगा, अरे इसका क्या, एकदम। और वो ये माइंड की शांति कह रहा हूँ। मैंने ऐसे भी कलाकार देखे कि तो दिखते शांत हैं, ऐसा शांत कोई दिखता ही नहीं। लेकिन ये ऐसी कितनी चीज़ें, आपके साथ तो बात करते करते वो उसका समय निकल जाएगा भजन का। तो मेरा ख्याल से अभी इसको हम लोग आपसे आज्ञा लेके, और कभी और बातचीत तो बहुत है करने के लिए, ये तो ख़त्म नहीं होने वाली। जी जी, ये आपने चर्चा में 3 बार कहा कि एक गुरु शिष्य परंपरा थी जी, अब नहीं है। हाँ हाँ। तो ये जो आपने चेंज देखा है, आप क्या चेंज देख रहे हैं और वो कैसे डेवलप होगा? तो हमारा ये जो गाना बजाना है, इंडियन ट्रेडिशन जी, will continue. So as a guru now, what would you like to address your shishyas and how you would like this guru shishya parampara to continue? नहीं, गुरु शिष्य परंपरा के अलावा हमारे म्यूज़िक के लिए कोई चारा नहीं है। देखिए, हम 2018 में चले जाए, 2028 में चले जाए, या 38 में चले जाए, कितना भी स्काइप आ जाए, आप वर्चुअल गुरु खड़ा हो जाएगा इधर कल 10 साल के बाद, वो तो खुद ही आके खड़ा हो गया, पता चला कि वर्चुअल गुरु खड़े इधर, वो बोल रहे बजाओ। लेकिन इस हमारे संगीत के लिए प्रॉपर गुरु के पास आप बैठ के, हाँ ये ज़रूर है कि पहले जो जानकारी, इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, वो भी बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले जानकारी हासिल करनी, इन्फॉर्मेशन के लिए भी गुरु ढूंढना पड़ता था। तो अभी आपको वो ज़रूरत नहीं है। भूप कैसे गाया जाता है, उसके आरोह अवरोह क्या है, या उसकी एक हाथ बंदिश, या दिल्ली घराने का एक कायदा, ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, एक हाथ तिहाई आप सीख सकते हैं। लेकिन ये आर्ट नहीं है, ये तो बहुत आर्ट तो बहुत बाद में शुरू होता है, आपको मालूम नहीं पड़ता है कि ये शुरू कब हुआ। कला जो होती है वो ये नहीं है कि 4 तिहाई, 10 बंदिशें, 15 चक्रदार और 3 ताल और झपताल में डेढ़ी और ये आ गया, ये आर्ट है ही नहीं, ये तो मैटर है। और मैटर की इन्फॉर्मेशन आपको आज की टेक्नोलॉजी की वजह से मिलती है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ हेल्पफुल। लेकिन आगे उसके आपको करना है, अगर वो सुर को पहचानना है, सुर को थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा लय को थोड़ा, मैं तो क्या, तो क्योंकि ये तो दिखता ही नहीं है, तो हाथ में ही नहीं आती ये चीज़ें, लेकिन थोड़ा भी इसको ये अपने पास आ गया, दिख गया थोड़ा, उसके लिए तो गुरु के अलावा कोई चारा नहीं।
आई वुड लाइक टू थैंक विजय भैया कि पहले तो वो राजी हुए फॉर दिस, कि जब मैंने उनको कहा कि विजय भैया दिस ए वेरी स्पेशल ओकेजन कि जहाँ ऑडियंस आपको ऑडियंस को सुनने मिलता है, एंड ही अग्रीड फॉर दिस, आई एम रियली थैंकफुल। एंड श्रीराम जी, हाँ पूरा वैसे इनके शाम को बजाना है उनके पहला जो स्टेज है इन नाद बिंदु ताई के साथ थी, लेकिन यहाँ हो गई, शुरुआत हो गई ऑलरेडी। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू ऑल। आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर डायरेक्टर प्रमोदिनी जी। थैंक यू। हरिओम। इतना सुंदर आर्ट टॉक सुनकर आई डोंट वांट टू से टू मच, बट व्हाट आई सैट इनसाइड एंड आई हर्ड and I caught some points. I will just highlight them. One is that don't think I have to give up everything in order to take up music as my life. If it's a sacrifice, then it doesn't work. You love music and it works. Just the way you love yourself. Each of us loves oneself so much. If you start loving music as much as you love yourself, you become the tal yourself. It is a chaska, it is a nasha. You're not available for anything else. Next thing, very, very important point, how to handle praise, because people on the stage receive a lot of praise. How to handle it and not get carried away. How to take the mind away from the praise and not even think about it. The next one was teamwork. How to work with your people around you. If you're accompanying somebody, if you're playing solo, what are your roles to be thought about? And then lastly, the importance of guru, which you cannot do without. So with these points, I think we have summarized a little bit of what he spoke so beautifully. And I think when you're full of it, it just flows out. He doesn't have to rehearse this session. I don't think it was rehearsed. It all came out of his heart straight. Thank you so much, Vijay Bhaiya, and Sriram ji and Himanshu ji for having taken this session so beautifully.